नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। तो पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था खाद मैन्योर में जो FIM के बारे में वर्गीकरण कर लिया था, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था, उसकी कौन कौन सी विधियों से खाद बनाया जाता है उनके बारे में देख लिया था। दूसरी क्लास में अपन ने कंपोस्ट के बारे में देख लिया था, कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट का वर्गीकरण देख लिया था, कंपोस्ट कितनी विधियों से बनाया जाता है, मोस्टली 5 प्रकार की विधियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब आगे चलते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। खाद में अगला टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्मी कंपोस्ट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है केचुए। तो केचुए भूमि में पाए जाने वाले वह जीव हैं। केचुए के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुए मोस्ट है। तो केचुए भूमि में पाए जाने वाले वह जीव हैं जिन्हें अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने क्या कहा था, भूमि की आत्र कहा था। क्या कहा था, भूमि की आत्र कहा जाता है इनको। इन्हें प्राकृतिक हलवाहा आप देखते होंगे दोस्तों, जो मतलब केचुए होते हैं भूमि के अंतर्गत अपने आप ही मतलब मिट्टी को खाकर बाहर निकालते हैं। मतलब ये क्या है, प्राकृतिक हलवाहा है। जो हल निकालते हैं कृत्रिम रूप से निकालते हैं खेती के लिए, तो लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक हलवा है। किसान की मित्र भी कहा जाता है इनको। तो ये दोनों में से ये किसान का मित्र तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसे कहा जाता है, केचुए कहा जाता है। लेकिन प्राकृतिक हलवा ये क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे देखते हैं, केचुए को मल व शारीरिक अवशेषों से बनी खाद को ही क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट किसे कहेंगे, केचुए के मल व शारीरिक अवशेषों, केचुए के मल व शारीरिक अवशेषों से बनी खाद को ही क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में जो NPK की मात्रा रहती है, जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा रहती है वो 3:1:2 होती है। 3:1:2 होती है। मतलब इसे शॉर्ट में याद रखा जाए तो क्या होती है, 312 होती है। वर्मी कंपोस्ट की क्या होती है, 312 होती है। अपन FIM की देखी थी, FIM शुरुआत वाली क्लास में पढ़ा था। FIM में देखी थी आधा चौथाई आधा। क्या था, NPK की मात्रा आधा चौथाई आधा। आगे चलते हैं, वर्मी कंपोस्ट में NPK की मात्रा 312 3:1:2 होती है। फिर आगे वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा की क्या जल धारण क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार मतलब क्या बढ़ता है, रंध्रावकाश बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रंध्रावकाश बढ़ता है। फिर रंध्रावकाश और भूमि का क्या बढ़ता है, उपजाऊपन बढ़ता है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। वर्मी कंपोस्ट से मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, वायु का संचार भी बढ़ता है। जो वायु का संचार रंध्रावकाश के कारण बढ़ेगा, क्योंकि जो पोर बनेंगे, छोटे छोटे छिद्र करेंगे केचुए, तो उनसे क्या वायु संचार भी अच्छा रहेगा। और भूमि का जो उपजाऊपन होता है वो भी वर्मी कंपोस्ट से बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो NPK की मात्रा रहती है 3:1:2 रहती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि केचुए के प्रकार देखते हैं। पहले देख लिया कि केचुए किन्हें कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट में जो NPK का अनुपात होता है उसके बारे में देख लिया। अब आगे देखते हैं कि केचुए के प्रकार, केचुए कितने प्रकार के होते हैं। जो केचुए की विश्व में वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन जो मोस्टली जिनका अध्ययन किया जाता है वो है 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। 4 प्रकार होते हैं मोस्टली, जो क्या नाम है, खेती में अध्ययन किए जाते हैं, जिनका एग्रीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है एपीजिक। ये क्या है कि भूमि में 1 मीटर की गहराई तक उपस्थित होते हैं। भूमि में कहां तक उपस्थित होते हैं, 1 मीटर की गहराई तक उपस्थित होते हैं। मतलब जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। कौन से, एपीजिक जो केचुए होते हैं वो भूमि में 1 मीटर की गहराई तक ऊपरी स्तर में उपस्थित होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ, अब ऊपरी स्तर पर होंगे तो जो ऊपरी स्तर पर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, जो कोई भी जीवाश्म हो गया, या फिर कोई मतलब कोई भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका जो जीवांश पदार्थ होता है वो हो गया। तो जो कहने का मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो 90% ये भी क्या, ऊपरी सतह पर 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। तो 90% क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। और जो 10% मृदा को खाते हैं, 10% मृदा को खाते हैं और 90% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। इनका जो रंग होता है वह गुलाबी लाल रंग होता है। क्या होता है, एपीजिक का रंग गुलाबी लाल प्रकार का रंग होता है। इनका प्रयोग ही वर्मी कंपोस्ट के अंतर्गत किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एपीजिक
है जिनका अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपीजी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऊपरी सतह में होते हैं। गोबर की खाद के अंदर भी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं 90% उन्हें खाते हैं और मृदा को 10% खाते हैं। तो मोस्टली जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो एपीजी प्रकार के केचुए प्रयोग में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक प्रजाति देखते हैं जो है आइसिनिया फोएटिडा। आइसिनिया फोएटिडा सबसे मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आइसिनिया फोएटिडा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रजाति मानी जाती है आइसिनिया फोएटिडा, जिनका रंग गुलाबी लाल होता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए होते हैं। कार्बनिक पदार्थ 90% तक आते हैं, मृदा 10% तक आते हैं, 1 मीटर की गहराई यानी कि सरफेस पर रहते हैं। फिर आगे चलते हैं डायोजिक। डायोजिक क्या है? 1 से 3 मीटर की गहराई तक रहते हैं, 1 से 3 मीटर की गहराई तक रहते हैं। एपीजिक, डायोजिक, एंडोजिक, ये क्या है? दोनों के बीच की अवस्था है। डायोजिक क्या है? दोनों के बीच की अवस्था, ये 3 मीटर से अधिक की गहराई में रहते हैं। लेकिन डायोजिक क्या है कि 50% तो कार्बनिक पदार्थ खाएगा और 50% ही क्या जो मृदा को खाएगा। तो ये क्या है? डायोजिक। दोनों प्रकार की जो गुण उपस्थित होते हैं, एंडोजिक के भी, एपीजिक के भी उपस्थित होते हैं और एंडोजिक के गुण भी उपस्थित होते हैं इसके अंतर्गत। तो 1 से 3 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। फिर आगे चलते हैं एंडोजिक। एंडोजिक में क्या 3 मीटर से अधिक गहराई में पाए जाते उपस्थित होते हैं और ये 90% तो क्या मृदा को खाते हैं और 10% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। तो ये क्या 3 मीटर से अधिक गहराई के अंतर्गत तो कार्बनिक पदार्थ बहुत ही कम संभावना रहती है मिलने की। तो क्या 10% ही कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं या इनको खाते हैं और 90% क्या मृदा को खाते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए। ये क्या है जो क्षैतिज सतह में गति करते हैं। 3 प्रकार के हो गए, एपीजिक, डायोजिक और एंडोजिक। तो जो एंडोजिक ऊपर वाले में एपीजिक में देखा आपने 90% कार्बनिक पदार्थ है और 10% मृदा है, लेकिन इसी का उल्टा कर लेते हैं एंडोजिक के अंतर्गत। एंडोजिक में क्या हो गया 90% तो मृदा हो गई और कार्बनिक पदार्थ कितना हो गया 10% कार्बनिक पदार्थ हो गया। केचुए के तीनों प्रकारों के बाद में केचुए का अगला प्रकार देखते हैं। केचुए का अगले प्रकार है एसिनिया, एसिनिक, एसिनिक, एसिनिक। केचुए का अगला प्रकार कौन सा? एसिनिक। पहला था एपीजिक, दूसरा था डायोजिक, तीसरा था एंडोजिक और चौथा क्या है एसिनिक। एसिनिक प्रकार का केचुआ। ये केचुए धरती में जो ऊर्ध्वाधर गति करते हैं, ऊर्ध्वाधर गति करते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। मतलब जो 3 प्रकार के केचुए पहले पढ़े थे, एपीजिक, डायोजिक, एंडोजिक, वो तो क्या करते थे क्षैतिज गति करते थे, मृदा में इस प्रकार से गति करते थे, क्षैतिज प्रकार से गति करते थे। लेकिन जो एसिनिक केचुए हैं ये मृदा में इस प्रकार से गति करते हैं, मतलब मृदा में नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। तो ये क्या है केचुए मृदा में ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। ये सुरंग बनाते हैं, इस प्रकार क्या बनती है सुरंगें बनती है तथा जल निकास में सहायता करते हैं। जल निकास में क्या करते हैं सहायता करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है जल निकास में कौन से प्रकार के केचुए सहायता करते हैं, तो जल निकास में एसिनिक के प्रकार के केचुए सहायता करते हैं। क्योंकि जो सुरंगें बनती है इन सुरंगों के द्वारा जो जल बारिश का जल होता है जो ज्यादा बढ़ जाने पर ये जल क्या दूसरे खेत में या दूसरी जगह पर निकल जाता है, क्योंकि सुरंगें होती है या तो लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाता है या फिर बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया एसिनिक प्रकार का केचुआ। फिर देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त सुटेबल जो एनवायरनमेंट होता है, सुटेबल एनवायरनमेंट या उपयुक्त वातावरण में केचुओं का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। जो सुटेबल एनवायरनमेंट होता है उसमें जो केचुओं का पालन करना होता है वही क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। फिर आगे देखते हैं एक वर्ड आता है, अधिकतर वर्ड आने लग गए हैं, वर्मीवास। वर्मीवास क्या होता है? तो वर्मीवास एक पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या होता है? पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए वर्मीवास का प्रयोग किया जाता है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसका प्रयोग फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है। तो 4 प्रकार के केचुए देख लिए। अब आगे अपन देखेंगे हरी खाद का टॉपिक लेंगे। खाद मैन्योर के अंतर्गत शुरू में अपन ने FIM देख लिया, FIM क्या होता है उसके प्रकार देख लिए। दूसरा अपन ने देख लिया जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट के प्रकार देख लिए। तीसरा वर्मी कंपोस्ट देख लिया, केचुए के प्रकार पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं अपन हरी खाद के ऊपर। अब चौथा पॉइंट जो है वो है हरी खाद। हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद में क्या होता है, कौन कौन सी फसलें आती है हरी खाद के अंतर्गत, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए हरी खाद के अंतर्गत, तो वो सब अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो जब भूमि में, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, जो भी हरी खाद की परिभाषा क्या होती है, जब भूमि में नाइट्रोजन
एवं कार्बनिक पदार्थ। जब भूमि में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ देने के उद्देश्य से कुछ फसलों को मृदा में उगाकर, कुछ फसलों में क्या होता है कि अधिकतर कौन सी फसलें लेते हैं? दलहनी फसलें लेते हैं, लेग्यूम फसलें लेते हैं। फसलों को उगाकर उनकी पुष्पन अवस्था में, जो फ्लावरिंग स्टेज आती है उसमें पुष्पन अवस्था में ही किसी मिट्टी पलट हल द्वारा मिट्टी में दबा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरी खाद देना कहते हैं। शुरू में जो नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ देने के उद्देश्य से कुछ फसलों को उगाकर, अधिकतर मोस्टली दलहनी फसलों को उगाकर, जो पुष्पन अवस्था में है, फ्लावरिंग स्टेज में मिट्टी पलटन द्वारा उन्हें दबा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तो हरी खाद देना कहते हैं। और जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है उसे हरी खाद कहते हैं। जिसमें उन फसलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हरी खाद वाली फसलें कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं अपन, जिसमें मोस्टली दलहनी फसलें आ गई। अच्छी प्रकार हरी खाद देने की विशेषता, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए फसल की, कैसे चुनाव करना चाहिए, कौन कौन सी चुनाव होने चाहिए फसलों के अंतर्गत? तो फसलों में लेग्यूम कुल की फसलें होनी चाहिए। मोस्टली क्या होनी चाहिए? लेग्यूम कुल की फसलें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो नाइट्रोजन, यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देने के उद्देश्य से। तो जो दलहनी फसलें होती है वो आप सबको पता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो दलहनी फसलें नाइट्रोजन को ज्यादा ऑब्जर्वेशन करती है तथा नाइट्रोजन ज्यादा मिलता है, जो अपने खेत में नाइट्रोजन मृदा को ज्यादा मिलता है। तो क्या लेते हैं? लेग्यूम फसलें लेते हैं, लेग्यूम कुल वाली फसलें लेते हैं। और दूसरी क्या चीज है कि शीघ्र वृद्धि होने वाली फसलों का चुनाव करते हैं। जल्दी से वृद्धि करने वाली फसलों का चुनाव करते हैं। जल्दी से वृद्धि करके पुष्पन अवस्था में आ जाने वाली फसलों का चुनाव करते हैं। वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने वाली फसलों का चुनाव करते हैं। जैसे उनके जो जैविक जो उत्पाद है, जैसे हरी खाद में जो जैविक उत्पाद बनेगा, जो डंठल, उसके बाद जो ज्यादा जैविक पदार्थ बनेंगे, जिनकी शाखाएं ज्यादा फैली होगी, तो उन फसलों का प्रयोग करते हैं। अधिक वानस्पतिक वृद्धि वाली फसलों का प्रयोग करते हैं। फिर आगे यह छोटी आयु वाली होनी चाहिए। छोटी आयु वाली क्यों होनी चाहिए? ये देखिए कि हरी खाद भी दो प्रकार से दी जाती है। तो या तो जहां पर अपन खेती कर रहे हैं उसी जगह पर जो दलहनी फसलों को उगाकर उसी में मिट्टी पलटने वाले हल से दबा दिया जाता है, तो इसे तो क्या कहते हैं कि उसी खेत में उगाकर वहीं पर इन सीटू, मतलब वहीं पर दबा दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? हरी खाद देना हो गया। एक प्रकार तो ये होता है। दूसरा प्रकार होता है कि कहीं उगाकर वहां से लेकर आना, कहीं दूसरी जगह उगाया जाता है, वहां से अपन खरीद कर लाते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह उगाकर अपने वाले खेत में डालते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे काट कर पुष्पन अवस्था में फिर अपने वाले खेत में दबाते हैं। तो दो प्रकार हो गए। तो दो प्रकार होने से मतलब मोस्टली क्या चीज होती है? या तो जल्दी क्यों लेना चाहिए? छोटी आयु वाली होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी होगी तो अगली फसल लेना चाहते हैं अपन, जिसमें नाइट्रोजन देना चाहते हैं, तो वो जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगी? आयु कम छोटी होनी चाहिए। आयु कम होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। इनका विच्छेदन शीघ्रता से होता है। जिनका विच्छेदन शीघ्रता से हो ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। जो मिट्टी में दबाने के बाद कई फसलें होती है जिनका विच्छेदन धीरे धीरे होता है, जिनमें लिग्निन की मात्रा अधिक होती है। रेसे और लिग्निन की मात्रा अधिक वाली फसलों में क्या होता है कि विच्छेदन धीरे धीरे होता है। तो इससे शीघ्र विच्छेदन वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें लिग्निन की मात्रा कम होनी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक का चुनाव करना चाहिए। जिस फसल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है उसमें हरी खाद का चुनाव करना चाहिए। और रेसे व लिग्निन की मात्रा कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपको पहले बता दिया, अभी बताया क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जो रेसा व लिग्निन होता है वह फसल का विच्छेदन नहीं होने देता है या धीरे धीरे होने देता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे होने देता है। तो रेसे व लिग्निन की मात्रा कम होगी तो विच्छेदन शीघ्रता से होगा और अपने खेत को जो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो इस प्रकार हरी खाद होगी। हरी खाद देने की विशेषता होगी। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हरी खाद जब भूमि में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ देने के उद्देश्य से कुछ फसलों को मृदा में उगाकर उनकी पुष्पन अवस्था में मिट्टी पलटने वाले हल से
मिट्टी पलटने वाले हल से दबा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। अच्छी हरी खाद देने की विशेषता लेग्यूम फसलें होनी चाहिए, शीघ्रता से पकने वाली फसलें होनी चाहिए और वानस्पतिक वृद्धि जिनकी अधिक हो वैसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। छोटी आयु वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। शीघ्रता से विच्छेदन हो ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। जिनमें मतलब रेसे व लिग्निन की मात्रा कम हो ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए।